वालेकुम। कैंपेन की सर खपाई के अंदर और भाग दौड़ के अंदर वकालत तो करते ही रहते हैं। आई एम प्रोफेशनल लॉयर। मगर सबसे ज़्यादा शोगल ये होता है, और अगर आपका बड़ा ज़बरदस्त मुकदमा जाए, और आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त बड़ा मुश्किल मुकदमा था, और उसके अंदर जो रिलीफ वगैरह मिली है, नोटिस या अगली स्टेज के वगैरह के ऊपर गए, तो उससे आपको एनर्जी और बज़ इतना ज़बरदस्त मिलता है कि सारा दिन गुजर जाता है, और कैंपेन में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो सारी की सारी एनर्जी। तो अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस आज आर्ग्यू किया, बहुत मुश्किल नौइयत का, कुछ इस तरीके से था कि केस ये था बेसिकली, दो नुक्तों के ऊपर मैं आपसे ये ख़ास तौर पे शेयर करना चाहता हूँ, बिकॉज़ ये इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि अगर टाइम बार हो कोई ऑर्डर, आप उसको टाइम बार के बाद में चैलेंज करें, या नीचे आपने उसको टाइम बार के में चैलेंज किया हो। फॉर एग्जांपल एक ऑर्डर हो गया था राइट क्लोज करने का, मेरी पार्टी के अगेंस्ट, ट्रायल जज ने उसका रिटन स्टेटमेंट जमा करने का राइट क्लोज कर दिया, और उसके ख़िलाफ़ उन्होंने रिवीजन टाइम गुजरने के 90 दिन के बाद जमा करवाई, और वो टाइम बार पे ख़ारिज हो गया। और उसके ख़िलाफ़ जब हमने रिट पिटिशन की हाई कोर्ट के अंदर, तो रिट पिटिशन भी ख़ारिज हो गई कि नीचे से टाइम बार था, और ऊपर अब मामला सुप्रीम कोर्ट में था। अब अगर हाई कोर्ट तक ने कह दिया कि मामला टाइम बार्ड है, तो टाइम बार से जान कैसे छुड़वाई जा सकती है, एक तो क्वेश्चन ये था। और दूसरा क्वेश्चन उसके अंदर ये था कि एंड ट्रायल कोर्ट के जज ने किस तरीके से रिटन स्टेटमेंट का राइट ख़त्म कर दिया, क्योंकि अगर आपने कानून पढ़ा हुआ है और सिविल कोर्ट में आप प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, तो अमूमन, बल्कि वो अमूमन क्या, रिटन स्टेटमेंट का और राइट स्ट्राइक ऑफ करना एडमिनिस्ट्रेटिव जज का काम है। तो इन दो नुक्तों को इस्तेमाल करके काफ़ी ज़बरदस्त दो नुक्ते आर्ग्यू किए, और कोर्ट ने नोटिस किया, बखैर रिपोर्ट मंगवाई है हाई कोर्ट से इन मामलों के ऊपर। पहला नुक्ता तो ये, अगर कोई लिमिटेशन का नुक्ता आड़े आ रहा हो रीजनल ऑर्डर के अगेंस्ट, या आपने रिवीजन सही टाइम के अंदर नहीं जमा करवाई, तो फिर एक ही शायद रास्ता बचता है, और उसके अंदर आप ये आर्ग्यू करें कि वो ऑर्डर ही वॉइड है। और इस केस के अंदर ये जो दूसरा नुक्ता है उसके साथ लिंक था। ऑर्डर किस तरीके से वॉइड है, क्यों, पहले दूसरा नुक्ता ये टेकअप कर लें कि अगर आपने ऑर्डर 4A देखा है सीपीसी का, जो कि पंजाब के अंदर लागू है, दूसरे प्रोविंसेस के अंदर नहीं है, उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव जज को इंट्रोड्यूस करवाया गया है, और उसके अंदर ये लिख दिया गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव जज के पास पावर सारी की सारी मौजूद हैं, राइट अप टिल द फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ फ्रेम करके वो मुकदमा हैंड ओवर कर देगा ट्रायल जज को। यानी कि एक जज, डेजिग्नेटेड जज, जिसके पास पावर्स हैं ट्रायल करने, जिसके पास पावर्स हैं ट्रायल तक इश्यूज फ्रेम करने की, यानी रिटन स्टेटमेंट हासिल करने की, राइट स्ट्राइक ऑफ करने की, इंटरम एप्लीकेशन देखने की, उसने नहीं डिसाइड किया है। इस पर्टिकुलर केस के अंदर अजीब चीज़ ये थी कि ओरिजिनली एडमिनिस्ट्रेटिव जज के पास गई, उसके अगेंस्ट कोई ऑब्जेक्शंस वगैरह हुई, उसको के पास से ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन ऊपर जमा करवाई गई, तो ऊपर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने नीचे ट्रांसफ़र कर दी एक ट्रायल जज के पास। और वो ट्रायल जज जो प्री ट्रायल चीज़ें वगैरह थी वो एक्सरसाइज करना शुरू हो गया, जब उसके पास ऑब्जेक्शन 710 के अंदर दी गई कि भाई तुम, आपकी तो ज्यूरिसडिक्शन इस मामले में है नहीं, तो उसने मौके पर ये इख्तियार किया कि अगर मुझे भेज दिया है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने, मैं तो तमाम पावर्स एक्सरसाइज करूँगा, क्योंकि मैं एक सिविल जज हूँ, और ये पावर्स वगैरह मैं नहीं रिकग्नाइज करता डिस्टिंक्शन बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव जज और इसको के ट्रायल जज। सो इस नुक्ते के ऊपर भी इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। ये फर्स्ट इम्प्रेशन का केस था कि पंजाब के अंदर ट्रायल जजेस की क्या ये जो पावर्स हैं स्ट्राइक डाउन करने की, राइट क्लोज करने की, रिटन स्टेटमेंट की, और इशू से पहले वाली सारी स्टेप्स, क्या अब वो ट्रायल जजेस के पास नहीं मौजूद, और क्या सिविल जज होने की वजह से वो ऑर्डर 4A कहाँ जाता है, जिसमें स्पेसिफिकली ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इट वॉज क्वाइट यूनिक केस। दो जजेस के सामने ये मामला आज टेकअप हुआ। तो आई वॉज आर्ग्यूइंग आर्बिट्रेशन से निकलने, सॉरी आर्बिट्रेशन कह रहा हूँ, लिमिटेशन के मामलात से निकलने के लिए एक तरीका ये होता है कि वॉइड ऑर्डर के अगेंस्ट जजमेंट्स मौजूद हैं कि लिमिटेशन रन नहीं करती। सो आई वॉज आर्ग्यूइंग कि ये वॉइड ऑर्डर है, बल्कि वॉइड ऑर्डर है क्योंकि कोरम नॉन जुडिस है, कि जज साहब के पास वॉज नो जज इन दिस पर्टिकुलर मैटर। ये मामला ऑर्डर अगर रिटन स्टेटमेंट का अगर कोई बंद कर सकता था, तो वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव जज कर सकता था, और चूंकि एडमिनिस्ट्रेटिव जज ने नहीं किया और एक ट्रायल जज ने किया, तो ये पावर उसने वो एक्सरसाइज की जो उसके पास थी ही नहीं। सो इट वाज एन ऑर्डर विदाउट ज्यूरिसडिक्शन।
इसलिए इसके ख़िलाफ़ लिमिटेशन नहीं लाई करती। आज जब मैं जजेस के सामने पे रिमोटली हो रहा था लाहौर से सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद के अंदर, दो जजेस के सामने पेश हो रहा था बेंच 9 में, तो उन्होंने आगे से शुरू यहाँ से किया कि जी टाइम बार्ड है। तो उसका जवाब पहले मैंने तैयार किया हुआ था कि नहीं जी ऑर्डर वॉइड है। उन्होंने कहा जी वॉइड ऑर्डर कैसे हो गया, और ये कैसे साबित होता है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव जज, वो ट्रायल जज था और एडमिनिस्ट्रेटिव में इसका एक अलग ऑर्डर मौजूद था। वो पढ़वाया आहिस्ता आहिस्ता मैनेज करते हुए। सो केस विच वॉज प्रॉब्ली डिफ़िकल्ट, हाई कोर्ट से हम हारे हुए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उसके अंदर इंटरफेयर किया। स्टे अलबत्ता नहीं मिला उन्होंने, लेकिन तारीख छोटी डाली कि ये मामला आगे लेके जाएंगे, तो इट शुड बी एन इंटरेस्टिंग केस। ख़ास तौर पे इन चीज़ों के ऊपर आपके लिए जैसे कि डिस्कस करने का भी ये मकसद था कि आपसे ये शेयर किया जाए कि एक इम्पॉर्टेंट नुकता कि अगर ऑर्डर वॉइड हो तो उसके ख़िलाफ़ लिमिटेशन कई केसेस में नहीं करती, इवन दो अब जजमेंट्स आ गए हुए हैं कि रीज़नेबल टाइम में आपने फिर भी चैलेंज करना है, मगर यहाँ पे रीज़नेबल टाइम नहीं गुजरा हुआ था, चंद दिन ही ओवर थे, 21 दिनों का मेरे ख्याल में और टाइम बार था तो रिविज़न। सो उस लिहाज से रिवीजन के ख़िलाफ़ हमने रिट की हुई थी हाई कोर्ट में। रिट टाइम बार नहीं थी, रिट के अगेंस्ट तो लाचेज आती है, बट नीचे टाइम बार थी जब मेरे पास आए। वो नीचे से खारिज हो चुका हुआ था और रिट हाई कोर्ट ने ये कह के खारिज की कि हम ये वॉइड वाला उन्होंने नुक्ता ही नहीं देखा, और वो मैंने सुप्रीम कोर्ट के सामने रेज़ किया। सो बताना ये चाह रहा हूँ कि पॉसिबल केसेस या लोग कहते होंगे कि मुश्किल है वगैरह, अगर आपने कानून पढ़ा हुआ है तो वॉइड ऑर्डर और ये नुक्ते पे मोर सोफिस्टिकेटेड नुक्ते इस्तेमाल करके आप अपनी वकालत को भी चमचा नहीं चमका सकते हैं, और ना सिर्फ चमका सकते हैं बल्कि रिलीफ वगैरह भी हासिल कर सकते हैं। और दूसरा आई मीन मज़ा इस चीज़ का यही, इस चीज़ का बाज़ कि आप मुकदमा एक नुक्ता जो मुश्किल है उसके अंदर करके, और जजेस जो कि ना से शुरू करें आप उनको अगर कन्विंस करते हैं, आपको प्रॉपर्ली हेयरिंग वगैरह देते हैं, उन्होंने प्रॉपर्ली आप सुना आहिस्ता आहिस्ता, आप अगर उनको लेके आते हैं तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। और एक वकील का तो इम्तियाज़ यही होता है। और कैंपेन के लिए भी मैं आपका वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं थ्रू आउट यही कहता रहा हूँ कि दूसरे तो कैंपेन करते रहते हैं, मगर मेरी वकालत भी एक तरीके से मेरी कैंपेन ही है, आपके सामने अपनी काबिलियत और जो लीगल एजुकेशन और आपको कानूनी नुक्तों पे सिखाना यंगस्टर्स को और नए दोस्तों से शेयर वगैरह करना, वही मेरा तो इम्तियाज़ है। My professionalism is why I am requesting कि you should vote for me as well। मेंबर पंजाब बार काउंसिल की सीट के लिए मैं कैंडिडेट हूँ लाहौर से। पहले भी काम वगैरह किया, पढ़ाई लिखाई का मामला आता, और इसको भी आगे लेके जाना चाहता हूँ। तो आपकी शफ़क़त होगी एक प्रोफेशनल वकील के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में पेश हो रहा है उस टाइम के ऊपर दूसरे कैंपेन कर रहे हैं, मुश्किल होता है। आप अगर आगे दोस्तों से वोट मेरा मांगेंगे भी कि नहीं यार ये अच्छा काम वगैरह करता है, इसको लेके आगे चलना है, तो इट विल इनेबल मी टू एक्चुअली कंटिन्यू विद माई प्रोफेशनलिज्म एज वेल, और आपसे ये शेयर करते हुए। सो आखिर में द रियल रीज़न फॉर शेयर ऑफ द एडिशनल रीज़न फॉर शेयरिंग दिस इज़ कि वकालत का यार बहुत शोगल है। सो आई होप यू एन्जॉय इट, यू लव इट एज वेल। एज आई कीप सेइंग दिस इज़ द बेस्ट प्रोफेशन देयर इज़, और इसको इसमें फलें फूलें उसका बहुत ही मज़ा है। बहुत शुक्रिया जी, सलामती।